हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की तीसरी टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे व्याख्या सहित, और इसमें हमने कई प्रश्नों में इमेज भी इंसर्ट किया है, जिससे कि थोड़ा सा प्रश्न को याद करने में आसानी होती है ना, कि एक दिमाग में एक पिक्चर, एक थीम बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम जितना भी आपको बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर्स दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो हम उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं लगातार। और हमारी कोशिश है कि करंट अफेयर्स ऐसा हो जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, लोअर पीसीएस हो, हाई कोर्ट या फिर अन्य कोई परीक्षाएं हों। तो ये चूंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय होता है जो हर परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है। किसी में कम प्रश्न होते हैं तो किसी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये सभी में पूछा ही जाता है। ठीक है, बाकी समीक्षा अधिकारी 2022 और पीसीएस 2022 के लिए हमारे बैच स्टार्ट हो गए हैं, और उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आरओ मेंस 2021 का बैच भी चल रहा है, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जीआईसी मेंस जो आपका होने वाला है, उसके लिए भी आप लोग, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769। इस पर आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं कि कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, कैसे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, कैसे आपको सारा मटेरियल मिलेगा। और ये मैटर पूरा कंप्लीट होगा, जीएस का, हिंदी का, सारे सब्जेक्ट होंगे, पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा। उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसका आप नोट्स बना लीजिएगा और पढ़िए बढ़िया से, ताकि परीक्षा को आप क्वालिफाई कर सकें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। और आज का पहला प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन? आंसर देख लेते हैं, और आंसर आपका है यहाँ पर जापान। तो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के साथ बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल होगा। तो इस राजनयिक बहिष्कार में इन देशों के अधिकारी ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इन देशों के एथलीट शामिल होंगे। मतलब अधिकारी नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, वो जाएंगे। 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक बीजिंग यानी कि चीन में होने वाला है। ठीक है, तो जो है इन देशों ने जो है बहिष्कार किया है कि इनके अधिकारी वहाँ पर नहीं जाएंगे। बीजिंग में जो ओलंपिक आपका होने वाला है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, सार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 13 दिसंबर, 8 दिसंबर या फिर 16 दिसंबर? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 दिसंबर सही है। ये सार्क चार्टर डे है, दिसंबर 8, 2021 को मनाया गया है। सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना, यानी सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। सार्क चार्टर को अपनाने के उपलक्ष्य में सार्क चार्टर दिवस प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को ये मनाया जाता है। चूंकि इसकी स्थापना हुई थी, इसको अपनाया गया था। इस बार की सार्क चार्टर दिवस की 36वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक संदेश में कहा कि सार्क केवल आतंक और हिंसा की अनुपस्थिति में ही पूरी तरह से प्रभावी हो सकता है, यानी कि आतंकवाद और हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो सार्क देश हैं, अगर आपको पता है तो बताइएगा कि सार्क में कितने देश शामिल हैं। अगर आपको मालूम है, और नहीं मालूम है तो कोशिश करिए कि मालूम करें आप कहीं से भी, नेट से, किसी किताब से, कि सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, मैं पढ़ के बताऊंगा कि किसने सही से आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? बलरामपुर, गोंडा, बहराइच या श्रावस्ती? आंसर देख लेते हैं, और ये आपका है बलरामपुर। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर को, याद रखिएगा यूपी का प्रश्न है ये, यूपी स्पेशल का, यूपी करंट का कह सकते हैं आप। 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। इससे उत्तर प्रदेश के बहराइच, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और महाराजगंज के 25 से
30 लाख किसानों को लाभ होगा। इस नहर से 14.04 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा होगी। साथ ही क्षेत्र के कई बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे को कम भी किया जा सकेगा। इस परियोजना के तहत 5 नदियों घाघरा, राप्ती, बाणगंगा, सरयू और रोहिणी को जोड़ा जाएगा। ये जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है तो 5 नदियां इसमें जोड़ी जाएंगी। काफ़ी लंबी व्याख्या होगी, लेकिन यानी पूरा मुद्दा क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रश्न में थोड़ी ज़्यादा व्याख्या होती, किसी में कम होती, लेकिन हमारी कोशिश ये होती कि वो प्रश्न ही आपका पूरा क्लियर हो जाए, कि कभी कभी क्या होता है कि व्याख्या से भी प्रश्न बन जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को भारत के 47वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। यह वेटलैंड अवस्थित है। तो बताइए भाई, हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? बलिया, कन्नौज, बिजनौर या फिर सीतापुर? और सही आंसर आपका हो जाएगा बिजनौर में। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मध्य गंगा बैराज से लगे हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी गई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 9 रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं। और ये आप देख ले कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश की रामसर सूची कौन है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, समस्पर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है, सरसई नावर झील ये इटावा, सुरसरोवर झील या कीथम झील आगरा, और ऊपरी गंगा नदी यानी कि ब्रिज घाट से नरौरा खिंचाव तक ये बुलंदशहर में। तो ये जो 9 स्थल हो गए हैं उत्तर प्रदेश के रामसर सूची में शामिल हो गए। 8 पहले थे और 9वां ये हो गया है बिजनौर वाला, हैदरपुर यानी कि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? बताइए भाई, सही आंसर क्या होगा? आप लोग भी कुछ कमेंट कीजिए कि आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने एवं कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को चालू वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कर दिया जाएगा। यही योजना दीर्घकालिक ऋण सुविधा प्रदान करेगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, विपणन सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों और संयुक्त देयता समूहों को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये योजना आपकी जो है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना है। पूरी ये व्याख्या आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली, बैंकॉक, अबू धाबी या फिर ढाका? 5वां हिंद महासागर सम्मेलन बताएं कहाँ पर हुआ है? आंसर आपका है अबू धाबी। व्याख्या देख लेते हैं। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 4 से 5 दिसंबर 2021 को अबू धाबी में आयोजित किया गया। हिंद महासागर सम्मेलन 2021 की थीम है इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। ये एपिडेमिक है। इसमें उद्घाटन भाषण श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे द्वारा दिया गया तथा सम्मेलन की अध्यक्षता भी श्रीलंका के द्वारा ही की गई है। तो वहाँ जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति जो गोतबाया राजपक्षे हैं उन्होंने अपना भाषण दिया था, और लेकिन हुआ था कहाँ पर? अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 7, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन रहा है? रूस, फ्रांस, क्रोएशिया या फिर इटली? और सही आंसर आपका हो जाएगा रूस। ये है डेविस कप बाई रैकुटेन 2021 वर्ल्ड चैंपियंस। फोटो आप देख सकते हैं, इस तरह से इन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। तो रूस ने क्रोएशिया को हराकर डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीत लिया है। डेविस कप को टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। ये मतलब काफ़ी बड़ी प्रतियोगिता है जो डेविस कप है टेनिस की प्रतियोगिता के अंतर्गत। यह पुरुष टेनिस में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम इवेंट है।
यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो टेनिस महासंघ है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नीलमणि फुकन, वी गोपाल, सत्यानंद त्रिपाठी या सुखानंद को? देखते हैं आंसर क्या है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आपका नीलमणि फुकन को दिया गया है। ये ज्ञानपीठ की फोटो है, इस तरह से ये पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड लिखा हुआ देख सकते हैं, और हो सकता है बहुत लोगों ने ना देखा, इसलिए मैंने फोटो को लगा दिया है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रशस्ति है ये। ठीक है, इस तरह से ये दिया जाता है। तो असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर ने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजू ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता, यानी 56वां 57वां दोनों मिल चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों पुरस्कार जो है दिए जा चुके हैं। तो 56वां जीता है नीलमणि ने, और 57वां जीता है कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो। ठीक है, और देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ लेखकों को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, यानी साहित्य के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। 1961 में स्थापित किया गया था, जो केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है, ये विदेशी लेखकों को नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये फोर्ब्स एक अमेरिकी पत्रिका है जो कि कई प्रकार की रैंकिंग और कई प्रकार की सूचियां जारी करती है। तो जो विश्व की सबसे 100 शक्तिशाली महिलाएं हैं, तो उसकी सूची जारी की है इसने। तो इसमें जो है 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, और इसमें जो है वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण हैं, ये 7वें स्थान पर हैं, 37। और 52वें स्थान पर हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, 72वें स्थान पर हैं किरण मजूमदार 100, और 88वें स्थान पर है आपकी फाल्गुनी नायर। ठीक है, तो ये जो है इन 4 महिलाओं को शामिल किया गया है, स्थान मिला है इस सूची में। ये भारत की हैं चारों महिलाएं, और भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है कि कम से कम महिलाएं जो है अपनी मतलब कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, BWF के वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीतने वाली भारतीय है? साइना नेहवाल, द्युति चंद, सीमा पुनिया या फिर पुरशला बी सिंधु? इनको PV सिंधु का पूरा नाम है, पुरशला बी सिंधु, और सही आंसर आपका हो जाएगा PV सिंधु ही। हाँ, 1 से 5 दिसंबर 2021 के मध्य प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 ये इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ था। तो भारतीय शटलर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं PV सिंधु। इन्होंने 2021 का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल जीत लिया है, और इसमें इन्होंने रजत पदक जीता। ध्यान रखिएगा, इनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है PV सिंधु को। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम या श्रीलंका? तो ये 4 देश हैं कि थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और श्रीलंका। तो बताइए कौन सा देश इसमें शामिल नहीं था? और सही आंसर आपका हो जाएगा वियतनाम। यह अभ्यास बिम्स्टेक देशों के बीच आयोजित किया गया, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड इसमें शामिल हुए हैं। इसका आयोजन पुणे में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया गया था। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। मान लो किसी देश में कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप है, सुनामी या कुछ भी आ जाता है, तो ऐसे में क्या करें कि जितने भी बिम्स्टेक के देश हैं तो ये जो है आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सी इज ए गेम चेंजर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय या फिर फेसबुक? और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम को देश के विभिन्न भागों में स्थापित
प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से चलाया जाएगा। इसके तहत राजनीतिक महिलाओं के, अब राजनीतिक महिलाओं में कौन शामिल है, ग्राम पंचायत से लेकर के संसद सदस्यों तक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, यानी जो भी राजनीतिक महिलाएं, चाहे वो ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत में कोई इनकी भागीदारी हो या संसद तक, मतलब जितनी महिलाएं राजनीति की जो है राजनीतिक महिलाएं हैं और अगर वो राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं तो भी शामिल होंगी, कि क्षमता निर्माण के साथ साथ उनके निर्णय लेने और संचार कौशल में सुधार करने के उद्देश्य से ये लागू किया जाएगा। सी इज ए गेम चेंजर, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इसको शुरू किया गया है। और अगला क्वेश्चन है 13, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 दिसंबर। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 10 दिसंबर 1948 में अपनाया गया था और इसी को उपलक्ष्य में ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 2021 की जो विषय है, थीम है, वो है असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। ये इसकी 2021 की थीम थी। तो कभी कभी क्या होता है कि ये तो दिवस पूछ लिया जाता है कि कब मनाया गया था, या फिर इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी, ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 14, यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? रूपेश गोयल, सुमित अग्रवाल, विनीत सिंह या सुकेश चौहान? यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार देखिए किसको दिया गया है, और सही आंसर आपका है रूपेश अग्रवाल। ये देखिए पुरस्कार दिया जा रहा है, ये रूपेश अग्रवाल जी हैं। IIT कानपुर के रूपेश गोयल ने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार रूपेश को इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए ये दिया गया है। तो ये IIT कानपुर के जो है प्रोफेसर हैं, वहाँ पर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में स्थित विश्व असमानता लैब ने विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? और ये आपका विकल्प है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर जापान। और सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा है। आधी आबादी सिर्फ 13.1% ही कमाती है। भारत में 1% सबसे धनी लोगों के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है, जबकि शीर्ष 10% लोगों के पास आय का 57% हिस्सा। तो ये रिपोर्ट में सारे डेटा दिए गए थे, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से डेटा इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 देख लेते हैं। ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन को नीति आयोग ने किसके सहयोग से लॉन्च किया है? यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, UNDP या फिर वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट? और सही आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। देखते हैं इसकी व्याख्या। नीति आयोग ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के समर्थन से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया है। ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन है ये, ठीक है, ई बस गठबंधन लॉन्च किया गया है। इस गठबंधन का उद्देश्य शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए ई बस की खरीद, संचालन और वित्त पोषण की चुनौतियों का समाधान करने में मदद करना है, ताकि जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसको कम किया जा सके। तो कुल मिलाकर के तो ई सवारी ई बस मतलब ये कार्यक्रम है कुल मिलाकर के, कि जो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं आजकल आप देख रहे हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 17, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? और सही आंसर आपका हो जाएगा चौथा स्थान है।
लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार शक्ति के मामले में भारत की रैंक कौन सी है? चौथी है। टॉप 3 में क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान है। या पूरी रैंक देख सकते हैं। एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देश हैं। अमेरिका पहला है, चीन दूसरा, तीसरा है आपका जापान, चौथा है भारत, पांचवा रूस, छठवां ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। ये 10 देशों की सूची है पूरी। क्वेश्चन नंबर 18, काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो बताइए भाई, काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर पंजाब? और आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के विल्लुपुरम में, विल्लुपुरम एक जिला है तमिलनाडु का, विल्लुपुरम जिले में स्थित काजू वैली वेटलैंड, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ध्यान रखिएगा, को तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, जिसको ये 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? 9 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर? और सही आंसर आपका हो जाएगा 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया और इस बार की जो थीम थी वो आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें। ये थीम इस बार की कि आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें, यानी भ्रष्टाचार नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9 दिसंबर को मनाया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश के टेस्ट क्रिकेटर इलिन एस का 110 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? और ये थे आपके ब्रिटेन के इलिन एस, ये ब्रिटेन के क्रिकेटर थे, 110 साल के हो गए थे। बहुत बड़ी बात है, देखिए, है ना, 110 साल। इलिन एस 1937 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिटेन की राष्ट्रीय टीम में पदार्पण किया था और 1949 तक के करियर में खेले गए 7 मैचों में उन्होंने 10 विकेट लिए थे, तो काफ़ी कम समय तक खेले ये। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? भारत, अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन? और ये आपका जो है, बताइए क्या होगा सही आंसर आपका? अमेरिका। हाल ही में लोकतंत्र को नवीनीकृत करने और निरंकुशता का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन 3 प्रमुख विषयों, सत्तावाद से बचाव, भ्रष्टाचार का संबोधन और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाना पर केंद्रित था। ये 3 जो है प्रमुख विषय थे इसके। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आभासी रूप से, यानी कि वर्चुअल रूप से, इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीयों में लोकतांत्रिक भावना और बहुलवादी लोकाचार निहित है। तो ये आपका हुआ था अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 22, शाहीन 1A किस देश की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है? अफगानिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब या पाकिस्तान? और सही आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान द्वारा स्वदेश रूप से विकसित शाहीन 1A मिसाइल का शाहीन 1 मिसाइल का विस्तारित रेंज वाला संस्करण है, यानी कि पहले से जो मिसाइल थी वो थी शाहीन 1, ठीक है, जो मूल मिसाइल थी शाहीन 1, अब इसका जो है शाहीन 1A एक ये नया संस्करण बनाया गया है और इसकी जो रेंज है वो ज़्यादा है, यानी कि शाहीन 1 से शाहीन 1A की रेंज ज़्यादा है, यानी कि मारक क्षमता ज़्यादा है। कितनी है? 900 किलोमीटर तक है, जिसकी अनुमानित रेंज 900 किलोमीटर, यानी कि 900 किलोमीटर तक ये अपनी मार कर सकती है शाहीन 1A। क्वेश्चन नंबर 23, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? ओमान, बहरीन, UAE या फिर कतर? और आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बहरीन।
चौथा एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 बहरीन के रिफा शहर में आयोजित किया गया है। भारत ने कुल 41 पदक जीते हैं, जिसमें 12 स्वर्ण पदक हैं, 15 रजत हैं और 14 कांस्य पदक हैं। 2 से 6 दिसंबर 2021 तक इस आयोजन में लगभग 30 देशों के 700 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। एशियाई युवा पैरा खेलों के 5वें संस्करण की मेजबानी उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी, यानी कि एशियाई युवा पैरा खेल जो 2025 में होने वाले हैं, इसका जो 5वां संस्करण है 2025 में होगा, उसकी मेजबानी कौन करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा, यानी कि ताशकंद में ये होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16 दिसंबर या फिर 18 दिसंबर? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 11 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये आपका 11 दिसंबर को मनाया गया है। और इस बार का विषय था स्थायी पर्वतीय पर्यटन, स्थायी पर्वतीय पर्यटन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका उत्तर आप लोग बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। कमेंट आप लोग करिएगा कि कौन सा विकल्प सही है, और सीरीज आप लोग को कैसी लग रही है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, आपके लिए कुछ और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चूँकि आप लोग का सहयोग अपेक्षित है, हम आपको मोटिवेट करते हैं। जब तक आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो हम आपको कैसे कर पाएंगे, इसलिए एक दूसरे के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या असम? तो ये बताइए, भारतीय जो हमारा इंडियन रेलवे है किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल होगा, उसका निर्माण कर रहा है? और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा कमेंट करिए, आपका है मणिपुर। इस पुल का निर्माण मणिपुर के नोनी वैली में किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 141 मीटर है तथा पुल की लंबाई 703 मीटर होगी। ऊंचाई सोचिए 141 मीटर, बहुत ऊंचा है, और लंबाई है 703 मीटर। इस पुल के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जुड़ने में मदद मिलेगी। यानी मणिपुर आप जानते हैं मतलब पूरा पहाड़ी इलाका है, तो जो है अच्छे से जो आवागमन के रास्ते हैं खुल जाएंगे। तो ये था भैया आपकी आज की सीरीज 25 क्वेश्चन, ऐसे आपको लगातार मिलेगी, ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न बनते जाएंगे करंट अफेयर्स के। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।